बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में जगह दे। आमीन सुमा आमीन। दारे अरकम स्कूल सरगोधा की ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुशामदीद। हम नहम जमात के निसाब में शामिल मीर तकी मीर की गज़ल के तमाम अशार की तशरीह पढ़ चुके हैं और आज हम इस गज़ल की मश्क करेंगे। सवाल नंबर 1, मुख्तसर जवाब दें। इस गज़ल में रदीफ कौन से अल्फाज हैं? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि रदीफ क्या होती है। रदीफ का लफ्ज़ी मतलब है सवार होना, वो लफ्ज़ या लफ्ज़ों का मजमुआ जो काफ़िए के बाद आए रदीफ कहलाता है। इस गज़ल में रदीफ कौन से अल्फाज हैं? इस गज़ल में रदीफ अल्फाज हैं की, सी, है। अगला सवाल, इस गज़ल में इस्तेमाल होने वाले कोई से 4 काफ़ियों की निशानदही करें। काफ़िया क्या होता है? हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है। आपके सामने किताब का सफ़ा नंबर 125 होना चाहिए जिस पर गज़ल लिखी हुई है। आप अशार में से काफ़िया जो है वो उनकी निशानदही करेंगे। सबसे पहले है गुलाब, हबाब, सराब, ख्वाब, कबाब, इस्तिराब। अगले सवाल का जवाब देखिए। दूसरे शेर में होंठों को किससे तशबीह दी गई है? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि तशबीह क्या होती है। किसी मुश्तरक खूबी की वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद करार देना तशबीह कहलाता है। दूसरे शेर में होंठों को नरमी और नज़ाकत और दिलकशी की वजह से गुलाब की पत्तियों से तशबीह दी गई है। अगला सवाल, मीर ने नीमबाज आंखों की मस्ती को क्या करार दिया है? मीर ने नीमबाज आंखों की मस्ती को शराब का नशा करार दिया है। जिस तरह शराब पीने वाले को मखमूर कर देती है, इसी तरह महबूब की दिलकश और पुरजमाल आंखें आशिक पर नशे की कैफियत तारी कर देती हैं। शायर इस तराब की हालत में क्या करता है? शायर चूंकि अपने महबूब के वस्ल के लिए बेताब है, इसलिए वो इस तराब की हालत में बार बार अपने महबूब के दर के तवाफ करता है। अगला सवाल देखते हैं। दर्ज अल्फाज के मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। बच्चों, आपको बताती चलूं कि जुमले आपके पेपर में नहीं आते। अल्फाज के मानी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। हस्ती का मतलब है वजूद या जिंदगी, हबाब पानी का बुलबुला, सराब धोखा, औकात हैसियत, इस्तिराब बेचैनी या बेकरारी, खाना खराब उजड़ा हुआ बर्बाद शख्स, नीमबाज अध खुली मस्ती नशा। सवाल नंबर 3, कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। अब देखते हैं कॉलम अलिफ के अल्फाज और बे के अल्फाज और फिर इनको मिलाते हैं। हस्ती, हबाब, नुमाइश, सराब, पंखड़ी, गुलाब, आंखें, नीमबाज, हालत, इस्तिराब, दिल, कबाब, मस्ती, शराब, आवाज, खाना खराब। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल मुरक्बात मुरक्कब की कौन सी किस्म है? बच्चों, आप 8th क्लास की ग्रामर में मुरक्बात की तमाम अक़साम पढ़ चुके हैं। आपको एक बार फिर बताती चलूं कि मुरक्कब 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों के मजमूए को कहा जाता है। मुरक्कब की 2 किस्में हैं, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। वो लफ्ज़ों का मजमुआ जिसके मानी पूरी तरह समझ आ जाए वो मुरक्कब ताम है, और जिसके मानी पूरी तरह समझ ना आए वो मुरक्कब नाकिस है। मुरक्कब नाकिस की मज़ीद 8 किस्में हैं। उन 8 अक़साम में से एक किस्म है मुरक्कब इज़ाफ़ी। दिए गए तमाम मुरक्कबात जो हैं ये मुरक्कबात इज़ाफ़ी हैं। मुरक्कबात इज़ाफ़ी क्या होते हैं ये बताती चलूं। मुरक्कब इज़ाफ़ी 2 इस्मों के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। इसमें का, की, के या ज़ेर की इजाफत के ज़रिए 2 इस्मों के ताल्लुक़ को ज़ाहिर किया जाता है। जैसे चश्मे दिल,
دل کی آنکھ اس کے لب، آتش غم اس کا در. یعنی ان میں اضافت کے حروف کے ذریعے جو ہے دو اسموں کے درمیان تعلق پیدا کیا گیا ہے. سوال نمبر 5. اس غزل کے مطلع اور مقطع کی نشاندہی کریں. مطلع اور مقطع کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. مطلع کے لفظی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ. غزل یا قصیدہ کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے. اس لحاظ سے اس غزل کا مطلع ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. مقطع کے لفظی معنی ہے کاٹنا یا ختم کرنا. غزل کا آخری شعر اگر اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو تو مقطع کہلائے گا، اور اگر تخلص نہیں ہے تو غزل کا آخری شعر کہلائے گا. اس لحاظ سے اس غزل کا مقطع ہے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. سوال نمبر 6. مذکر اور مونس الگ الگ کریں. اب مذکر اور مونس کی الگ الگ فہرست بنا لیں. مذکر الفاظ حباب، سراب، لب، کباب. مونس الفاظ ہستی، نمائش، بو، مستی، شراب. سوال نمبر 7. اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں. یہ سوال 10 جماعت کے پیپر میں آئے گا. نیکسٹ ہے متن کے مطابق درست لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں. یہاں تک میر تقی میر کی غزل کی مشق مکمل ہو گئی. اب آپ نے سوالوں کے جواب اپنی نیٹ کاپی پر لکھنے ہیں اور باقی مشق جو ہے وہ اپنی کتاب پر حل کر لیں. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.